हमने ये तो बात कर ली कि बिजनेस से आपको सैलरी निकालनी है। तो सैलरी निकालना तो ये तय है पहले दिन से, इसलिए क्योंकि जब आप नौकरी छोड़ के बिजनेस ज्वाइन करते हो तो शुरू में आप करते हो कोई बात नहीं जाने दे, और वो कभी नौबत ही नहीं आती आपके पैसा निकालने की, तो वो नहीं करना, पहले दिन से आपने सैलरी निकालनी है। अगला क्वेश्चन ये है कि सैलरी निकालनी है ये तो तय है, लेकिन कितनी निकालनी है। तो ये जो कितनी सैलरी निकालनी है ये अपने आप में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव से मेरा मतलब है कि इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि आपको मैं एक फॉर्मूला दूं, आप वो फॉर्मूला लगाएं और आप कैलकुलेट कर लें कि बिजनेस ने आपकी इतनी सैलरी देनी है। लेकिन मैं जो आगे कुछ फैक्टर्स बोलूंगा, इन फैक्टर्स को आप नोट करें। ये फैक्टर्स आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि आप कितनी सैलरी या कितने तक की सैलरी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है आपका रिक्वायर्ड पर्सनल इनकम। आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में बात करी थी पर्सनल फाइनेंशियल प्लान की। पर्सनल फाइनेंशियल प्लान वो प्लान था जिसकी मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस, घर के एक्सपेंसेस और घर की पैसिव इनकम या जिन इनकम्स के लिए आप काम नहीं कर रहे और जो आ रही हैं, डिविडेंड, इंटरेस्ट वगैरह, जो हमने पिछले वीडियो में बात भी करी थी, उस गैप को हम पर्सनल फाइनेंशियल गैप कहते हैं। और वो पर्सनल फाइनेंशियल गैप जितनी तो आपको इनकम बिजनेस ने देनी है। तो जब तक आप वो इनकम घर नहीं लेके जाएंगे तो वो तो 2 महीने 4 महीने में घर की तरफ से ही आपके ऊपर इतना स्ट्रेन आ जाएगा कि आप वैसे ही बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो वो तो एक मिनिमम बेंचमार्क है ही है आपके बिजनेस के लिए, जितना आपके बिजनेस ने आपको देना है, आपका इनकम गैप। इसके अलावा जो फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं अपनी टेक होम सैलरी डिसाइड करने में, वो है कि आपके बिजनेस के ओवरहेड्स कितने हैं। आप देखिए आपके बिजनेस के कुछ ओवरहेड्स या कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जिनसे आप बच नहीं सकते, जैसे कि ऑफिस स्पेस लीज किया है तो उसका रेंट आपने हर महीने देना है, आपने 1 या 2 एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, 5 एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, आपने उनकी सैलरीज हर महीने देनी है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये बिजनेस के जो ओवरहेड्स हैं ये तो आपने देने ही हैं। इसके ऊपर आपके बिजनेस में कितना बच रहा है आपके लिए, वो एक और फैक्टर होता है ये डिसाइड करने के लिए आप कितना टेक होम घर लेकर आ सकते हैं। जो एक तीसरा फैक्टर है जिसके ऊपर आपकी सैलरी या टेक होम डिपेंड करती है, वो है कि आप इस बिजनेस में कितने घंटे देंगे। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हर महीने, हर हफ्ते आप कितने आवर्स इस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और उन घंटों में आप कितनी मीटिंग्स क्लाइंट्स के साथ करेंगे, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेंगे। एक तरह से अगर आपने आईटी कंपनी में काम किया हुआ है तो आपको अपने टाइम शीट्स का जैसे आइडिया होगा ही होगा। तो वो टाइम शीट्स क्या होती है, मैं बाकी लोगों के लिए भी बता दूं। टाइम शीट्स क्या होती हैं कि आप अपने रोज के कितने घंटे आपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया, कितने घंटे आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया, इसका एक रफ एस्टिमेट आप हर रोज या वीकली बेसिस पे आप लेते रहते हैं। उससे क्या रहता है कि आपके बिजनेस में आपने कितने घंटे किस चीज पे इन्वेस्ट किए, उसका एक क्लियर एस्टिमेट आपके पास बनता चला जाता है। और वो एस्टिमेट आपकी इसी कैलकुलेशन में काम आएगा कि आपने जो टेक होम लेकर जा रहे हैं उसमें से आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव काम पे ही लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक आप सिर्फ अपने बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेटिव काम पे लगे हुए हैं, तो उससे कम सैलरी में आप एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एम्प्लॉय को क्यों ना रख लें। तो आप कितने घंटे काम करेंगे और उन घंटों का ब्रेकअप क्या है, ये आपको एस्टिमेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हो तो फिर तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ही सैलरी बनती है। जस्ट बिकॉज आप बिजनेस के मालिक भी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस आपको कोई भी रेट पे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के पैसे देगा। बिजनेस आपसे सबसे प्रॉफिटेबल काम ही करवाएगा आपकी सैलरी में। तो आप इस चीज को बड़ा क्लियरली डीमार्केट करें कि आप कितने घंटे बिजनेस को दे रहे हैं और उन घंटों का ब्रेकअप क्या है। अगला जो फैक्टर है जिस पे ये डिपेंड करता है कि आप अपनी टेक होम कैसे कैलकुलेट करें, वो है आपका आर्ली रेट। आप अपना आर्ली रेट कुछ फिक्स कर सकते हैं, कुछ भी रैंडम आर्ली रेट भी आप फिक्स कर सकते हैं। लेकिन बहुत केसेस में आप जो प्रीवियस आपकी एम्प्लॉयमेंट थी वहां की सैलरी के बेसिस पे आपका आर्ली रेट कैलकुलेट करना एक स्टार्टिंग बेंचमार्क हो सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपकी
1 लाख रुपए की तनख्वाह थी, आप 20 दिन ऑफिस जाते थे, 20 दिन में हर रोज 8 घंटा आप ऑफिस में दे रहे थे, तो 8 टू द 160 आवर्स के लिए आपकी जो 1 लाख रुपए की तनख्वाह है, आप 1 लाख को 160 से डिवाइड करेंगे तो आपको आपका आर्ली रेट मिल जाएगा। आप अपने बिजनेस से ये रेट या इससे थोड़ा कम या इससे थोड़ा ज्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। तो आपका आर्ली रेट का कैलकुलेशन स्टार्ट हो सकता है आपकी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट से, लेकिन आप इसको एडजस्ट भी करते रह सकते हैं। अगला फैक्टर जो आप कंसिडर करेंगे अपनी टेक होम कैलकुलेट करने के लिए, वो है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो कितने घंटे का एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं, कितने घंटे आप सेल्स का काम कर रहे हैं, कितने घंटे आप अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट का या ऑपरेशंस का काम कर रहे हैं। अगर आप इन सब ब्रेकअप्स का मार्केट रेट पता लगाएं कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए मेरे को एक एम्प्लॉय 18,000 पर मंथ पे मिलता है, और मैंने मान लीजिए अपने पूरे महीने में से मैंने 1/3 टाइम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम पे दिया, तो आपके 6,000 बनते हैं। 18,000 के 1/3 6,000 बनते हैं। ऐसे ही बाकी 1/3 काम मान लीजिए मैंने अपना खुद का IT डेवलपमेंट किया। IT डेवलपमेंट जो है वो उसका एक एम्प्लॉय लेट्स से 1,20,000 का बनता है, तो वो 1,20,000 का 1/3 यानी कि 40,000 आपके वो बनते हैं। अब मैंने जो 1/3 दिया वो मान लीजिए मैंने ऑपरेशंस के काम में दिया। ऑपरेशंस का एम्प्लॉय मान लीजिए मेरे को 60,000 में मिल सकता है, तो वो 60,000 का 1/3 यानी कि 20,000, तो आपका टोटल हो गया 6,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, दैट्स इट। तो आप अपने मार्केट रेट्स के हिसाब से भी अपनी टेक होम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आप बिजनेस को डिलीवर कर रहे हैं उस हिसाब से आप मार्केट रेट बिजनेस से चार्ज कर लीजिए। आपको ये स्टेप जो है ये अपने आप फोर्स करेगा कि आप जो लो वैल्यू काम है वो आप अपनी टाइम शीट से निकाल के उसके लिए फटाफट एम्प्लॉय सबसे पहले लेकर आएंगे। इस तरह के डिसीजंस आपके बिजनेस के लिए आप देख रहे हैं कितने अच्छे हैं कि जैसे ही आपने अपने टाइम का ब्रेकअप और अपनी सैलरी डाली, बिजनेस फटाफट रैशनलाइज करना शुरू कर देगा कि भाई ये वाला काम मेरे लिए कोई और सस्ते में कर सकता है, तो मिस्टर ओनर आप साइड में हो जाइए, आप ये काम किसी एम्प्लॉय को करने दीजिए। ये जो ब्रॉड फैक्टर्स हमने बताए आपको, इन ब्रॉड फैक्टर्स के हिसाब से आप, ऐसा नहीं है कि जितना आप टेक होम लेकर जा रहे हैं ये पत्थर की लकीर बन गई है। ये जो टेक होम है ये आप इसको रेगुलरली रिव्यू भी कर सकते हैं, आप इसको रेगुलरली एडजस्ट भी कर सकते हैं ऊपर नीचे। अगर बिजनेस डाउन है तो आप इसको थोड़ा नीचे डाउनवर्ड एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि बिजनेस का सर्वाइवल मेरी अगले महीने की सैलरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी सैलरी को एक आध महीना छोड़ भी सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें तो आपको करते ही रहनी पड़ेंगी कि बिजनेस का जब अप टाइम है तो आप अपनी सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, डाउन टाइम है तो हो सकता है आप 1 या 2 महीने टेक होम ना लेके जाएं, और इकट्ठी 3 महीने की जब आपका 3rd मंथ अच्छा है तो आप विड्रॉ कर लें। इस तरीके की चीज़ें तो आपको आपके बिजनेस के साथ एक अंडरस्टैंडिंग रखनी ही पड़ेगी, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपने बिजनेस को देनी पड़ेगी। जो लास्ट फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना है कि आप अपनी टेक होम किस शेप में या किस फॉर्म में निकालेंगे, वो है टैक्सेस। अब टैक्सेस के लिए आप अपने सीए से या किसी सीए फ्रेंड से या थोड़ा ऑनलाइन रीडिंग ज़रूर करें, क्योंकि आप जो बिजनेस में शुरू में कैश इन्वेस्ट करेंगे वो आपकी इक्विटी की तरह काउंट होगा। आप उसको एक शेयर होल्डर लोन की तरह भी बिजनेस में इंजेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो आपका टेक होम है वो आप रीपेमेंट ऑफ शेयर होल्डर लोन की तरह लेकर आए तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इस तरीके के जो टैक्स इश्यूज हैं, इन टैक्स इश्यूज के लिए आप किसी सीए से जरूर सलाह करें, ताकि वो आपको सबसे टैक्स एफिशिएंट तरीके से इस पैसे को घर लाने में मदद करेगा। क्योंकि एज बिजनेस ओनर आप थोड़े टाइम में ही ये रियलाइज करेंगे कि जब बिजनेस कोई रेवेन्यू अर्न करता है तो पहले उसके ऊपर टैक्स लगता है, फिर जब उस बिजनेस से आप एक सैलरी विड्रॉ करते हो तो उस सैलरी के ऊपर भी पर्सनल इनकम टैक्स लग जाता है। तो आपको अगर अपनी टैक्सेशन को थोड़ा रैशनलाइज करना है तो एज बिजनेस ओनर, क्योंकि आप बिजनेस ओनर है तो आपके पास सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप किसी सीए के साथ
डेफिनेटली बैठ के ये क्लियरली डिफाइन करें कि आपने कितना पैसा बिजनेस में डालना है, वो कितना पैसा एज इक्विटी जा सकता है, वो कितना पैसा एज शेयर होल्डर लोन जा सकता है, और उस पैसे का जो विड्रॉल है वो एज रीपेमेंट ऑफ शेयर होल्डर लोन, कितने तक आप सैलरी विड्रॉ करें। ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी कॉम्पिटिशन अगर आपने एक बिजनेस की फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बना रखी हैं तो आपका आपके सीए के साथ एक बहुत अच्छा डिस्कशन होगा, जिसमें वो आपको क्लियरली हाईलाइट करके बता देंगे कि आप इस पैसे को किस तरीके से ट्रीट करें और बिजनेस इस पैसे को किस तरीके से ट्रीट करें। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये देखा कि आपका आपके बिजनेस के साथ डुअल रिलेशनशिप है। पहला रिलेशनशिप है बिजनेस ओनर का, तो वो जो एज बिजनेस ओनर आप रिस्क ले रहे हैं बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके, उसका रिटर्न आपके लिए अलग आना चाहिए। लेकिन आपका जो दूसरा रिश्ता है आपके बिजनेस के साथ, वो है एम्प्लॉय का। जब तक आप बिजनेस में टाइम दे रहे हैं तब तक आप बिजनेस के एम्प्लॉय भी हैं, तो आप अपने उस टाइम के लिए भी बिजनेस को जरूर चार्ज करें सैलरी की, वेजेस की फॉर्म में, और वो जो वेजेस हैं, जो सैलरी है, उसको रैशनलाइज रखें। आपका क्या क्या आप बिजनेस को काम डिलीवर कर रहे हैं उसका एक ब्रेकअप जरूर होना चाहिए, और वो जो ब्रेकअप है वो बिजनेस मार्केट रेट से ज्यादा ना आपको पे करे, लेकिन मार्केट रेट से कम भी ना पे करे। बिजनेस में प्रोफेशनलिज्म रहना इसी चीज से आता है। बिजनेस अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर कर सकता है अगर आप डे जीरो से अपनी सैलरी बिजनेस को भी चार्ज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे आगे के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसको लाइक ज़रूर करें। अगर आपके कुछ व्यूज़, कमेंट्स हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप चाहते हैं हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात करें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरे नए वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशंस को भी अलाउ करें। आई होप इस वीडियो ने आपके टाइम की वर्थ दी। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।